It is a type of secondary cell which is rechargeable. In this cell, graphite electrode act as a cathode. Graphite electrode act as a cathode and cadmium cadmium electrode cadmium electrode act as a cadmium electrode act as a किसका काम करेगा? एनोड का. यही है ना? कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है? ये क्या हो रहा है? ये कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड. ठीक है. ठीक है. आवाज वगैरह आ रही है बच्चों? कि नहीं आ रही? सही है. ठीक. क्या लिखा हमने? कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ, उल्टा बोल दिया. ग्रेफाइट कैथोड है और कैडमियम एनोड है. NaOH और KOH, NaOH और KOH used as a electrolyte of anode. NaOH और KOH used as a electrolyte of anode. And NiOH का होल ट्राइस. NiOH का होल ट्राइस. निकेल हाइड्रोक्साइड used as a electrolyte for cathode. Used as a electrolyte for cathode. पैराग्राफ चेंज करके. When cell connected in circuit, when cell connected in circuit, then 1.5 volt, बेसिकली 4.5 होता है. 1.45, 1.5 volt potential difference occurs in external circuit. 1.5 volt potential difference occurs in external circuit. Okay. इसके बाद ये तो रिएक्शन वगैरह तो लिख रखी है हमने, डायग्राम बना दिया है. समझ में आ गया था कि एनोड किसका बना है? कैडमियम. क्या रिएक्शन होती है एनोड की? CD प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स CDO प्लस H2O प्लस. ये था ना? CD प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, कैथोड की क्या रिएक्शन थी? जो NiOH का होल ट्राइस है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
NiOH का होल ट्वाइस बनाएगा, OH लिख लेंगे भाई साहब। ठीक है, ये था। तो ये जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन थी, रिचार्जिंग इसका रिवर्स करके हो जाएगा, एनोड का कैथोड, कैथोड का एनोड। इसमें नोट क्या होगा? इसमें नोट ये होगा कि आजकल लेड स्टोरेज बैटरी की जगह पे निकल कैडमियम सेल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से निकलने वाले लेड पार्टिकल्स अस्थमा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, इसकी लाइफ भी उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, बस एक कमी है इससे, ये थोड़ा कॉस्टलियर है। प्राइस में करीब करीब 1.5 का डिफरेंस होता है। वो सस्ती है, जैसे मान लो 20,000 की आ रही है तो ये 30,000 की आ रही है, सेम पोटेंशियल वाली। ठीक है, तो उसमें लेड पार्टिकल्स निकलते हैं, इसमें से कोई पार्टिकल नहीं निकलते, इको फ्रेंडली है। लिख लेंगे नोट में से। नाउअडेज निकल कैडमियम सेल यूज एट द प्लेस ऑफ nickel cadmium cell used at the place of lead storage battery, as it does not have any side effect. It is used in camera and automobiles. जो कानों की मशीन में कौन सी सेल लगते हैं? हियरिंग हियरिंग एड्स होते हैं ना, उनमें कौन सी सेल होते हैं? पक्का? मरकरी सेल है, तो मरकरी सेल वाले में यूजेज में लिख लीजिएगा उसे, है ना, लिखा था हमने। क्या यूज लिखा था उसका? लेजर में, कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉच में, हियरिंग एड्स और ऐड कर देंगे उसमें। मरकरी सेल लिखाया था ना, सेकंड नंबर का सेल था, लिखवाए तो थे यार। हाँ, रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर, लेजर लाइट, ये बताए थे ना, उसी में हियरिंग एड्स और कर लेंगे। पिछले साल पेपर में आया था बोर्ड एग्जाम में, नेम द सेल विच कैन बी यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो ये सेल आपका ओवर हो गए। आपने कौन कौन से सेल पढ़ लिए? ड्राई सेल, मरकरी सेल और फ्यूल सेल। अगला है आपका कौन सा? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन? हाँ, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा होनी चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। जी, उस वाले में देखिए, डेल्टा जी शुड बी लेसर देन जीरो, ई नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्यूसी शुड बी ग्रेटर देन केसी। ये कंडीशन है फॉरवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन करना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो। आपका सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें सर ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, ऊपर वाला सही नहीं है। हाँ, तो ये कंडीशन देख लो, डेल्टा जी जीरो से कम होगा मतलब ये नेगेटिव हो गया। फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इट इज नेसेसरी टू बी डेल्टा जी नेगेटिव। हाँ, फॉर्मूले में माइनस आ रहा है आपका, देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल है ना, आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा क्यों? तो ई सेल तभी तो पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तभी तो ई सेल पॉजिटिव आएगा आपका। ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो फिजिबल रिएक्शन, तभी तो प्रोडक्ट फेवर्ड है, तभी तो आगे बढ़ेगी वो। पक्का ना? चलो, ये भी हो गया था। लिखिए कौन सा? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की डेफिनेशन में शुरुआत में लिखाई थी ना? अरे यार, शुरुआत में मैंने क्लासिफिकेशन बताया था।
आपको याद है ना, मैंने आपको सेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। इलेक्ट्रोकेमिकल में और फ्यूल में ये 3 सेल थे। तो आपको क्या बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करेंगे। ठीक है, और ये कौन से होंगे? जो केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करेंगे। और ये कौन से हैं? जो केमिकल को हीट एंड इलेक्ट्रिक में चेंज करेंगे। ऐसे बोले हीट और इलेक्ट्रिक में चेंज करेंगे, वो है आपके फ्यूल सेल। तो देखो एक चीज तो कॉमन है इसमें, ये भी केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहे हैं और ये भी केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहे थे। मैंने नहीं लिखा बेटा, वो अपने आप लिख रहा है। ऐसी बात है तो मैं लिख देता हूँ। चलो, ये क्या करेगा? हैं? हाँ, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फ्यूल सेल है वो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा? इलेक्ट्रिक एंड हीट, दोनों में चेंज करेगा। तो ये क्या कर रहा है? केमिकल को इलेक्ट्रिक में, ये भी केमिकल को इलेक्ट्रिक में। तो ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सेम है। होता क्या था कि पहले हम लोग एक जो नॉर्मल कंडीशन में चलने वाले जो सेल है ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, टर्बाइनर वाले सिस्टम पे, उससे यूज करते थे एनर्जी बनाने के लिए। मतलब पहले कोयला जलाएंगे, कोयला जला करके हीट प्रोड्यूस करेंगे, उस हीट से पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा, फिर भाप बनाई जाएगी, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसे टरबाइन पे गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा तब बिजली बनेगी। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, खर्चा ज्यादा है, पॉल्यूशन खूब सारा होता है कोयले के जलने से, और एफिशिएंसी 40% है। मतलब 100% रिसोर्सेज यूज होंगे, 40% एनर्जी मिलेगी। तो उस चीज से निजात पाने के लिए फ्यूल सेल का यूज किया गया है। इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबशन कराया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबशन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो डायरेक्ट हीट यूज कर लेंगे। दूसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबशन के टाइम पे रिएक्शन भी होती है आपस में, H2O बनता है। तो रिएक्शन होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो हीट भी बन रही है और इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है। तो आप डबल तरीके से यूज कर सकते हो। वो जो हीट निकल रही है वो तो आपने नॉर्मल प्रोसेस में जो चल रहा है कन्वेंशनल प्रोसेस, उससे यूज कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था ना पिछली बार, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, इसमें क्या था? जो एस्ट्रोनॉट व्हीकल था आपका, वो इसी से चलाया गया था, फ्यूल सेल से। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कंबशन से क्या बन रहा है? H2O। ये H2O तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट थे उनके ड्रिंकिंग पर्पज से काम आ रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे आपका इंजन चल रहा है वहां पे। जो एस्ट्रोनॉट व्हीकल है उसका इंजन चलाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबशन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बनने वाला वाटर उनके पीने के काम आ रहा है। दूसरा, इनकी केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी राडार सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, लाइटिंग के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए। मतलब उसमें कुछ भी बेकार नहीं था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे इंजन चला। जो एस्ट्रोनॉट व्हीकल है उसका इंजन चलेगा, भाई हीट से चलता है इंजन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी लाइट जलेगी, कंप्यूटर चलेंगे, राडार सिस्टम से कनेक्शन रहेगा, और बनने वाला पानी उनके पीने के काम आएगा, तो पानी की टंकी ले जाने की जरूरत नहीं है। बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसी को रेगुलर यूज करते हैं। ये क्या है आपका? सेल का डिवीजन आपने पढ़ रखा है पहले, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये चीज आपको फ्यूल सेल में मिलेगी स्पेशल। तो फ्यूल सेल ऐसा है जिसकी 70 to 80% एफिशिएंसी है, इतनी तो किसी की नहीं है।
अभी तक आपने जितने सारे सेल पढ़े हैं उन सारे सेल में, अभी तक आपने जितने सेल पढ़े हैं उन सारे सेल में क्या है, 2% से 5% तक की एफिशिएंसी है। आप देखिए बाजार से ड्राई सेल लेके आए, ये है ड्राई सेल आपका, आप यूज कर लेंगे, यूज करने के बाद ये इतना का इतना ही आप फेंक देंगे इसको। अब जैसे ये सेल खराब हो गया है, बाजार से लेके आए थे तब भी इतना ही बड़ा था, और अब मैंने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया अब भी उतना ही है। साइज में कोई अंतर आया, क्वांटिटी में कहीं कोई अंतर आया कि साहब बड़ा था वो छोटा हो गया किसी इसके, ऐसा का ऐसा फेंक देंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो केमिकल चेंज हुए होंगे वो माइन्यूट से हुए होंगे, 2 से 5% तक। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? आप घर पे देखिए इन्वर्टर की बैटरी लेके आते हो तो जितनी बड़ी बैटरी लेके आते हो उतनी की उतनी बैटरी आप उसे दुकानदार को लौटाते हो यूज करने के बाद। तो आपकी बैटरी में कोई चेंज नहीं आया, सेल में कोई चेंज नहीं आया। मरकरी सेल जो आता है बटन सा, हम घड़ी में यूज करते हैं, जब तक चलती है तब तक ठीक है, निकाल के फेंक देते हैं। जिस साइज का हमने डाला था उसी साइज का फेंक देते हैं। तो सारे सेल की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम 2 से 5% है। अकेला फ्यूल सेल ऐसा है जिसकी 70 to 80% एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बढ़िया सेल है आपका फ्यूल सेल। बस एक ही गलत बात है इसकी कि महंगा बहुत है। फ्यूल सेल से अगर आप कार को चला रहे हो तो इस कार को चलाने के लिए आपको 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। फ्यूल सेल से कार चलाने का 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है। हम तो चाहते हैं कार हमारा 25 का एवरेज है, 30 का एवरेज है, तो 2-3 किलोमीटर, वो 2-3 रुपए का पर किलोमीटर का खर्चा है बेटे। इसलिए मारुति 800 खरीदे, कम से 20 का एवरेज तो देगी वो, है ना। बीएमडब्ल्यू से अब तुम कहो सा बीएमडब्ल्यू तुम्हारा एवरेज दे देगी साहब 25 का, वो 6-7 का दे दे वही बहुत है। 5.5 लीटर का इंजन है उसका, 5.5 लीटर का इंजन है उसका। हमारी महिंद्रा एक्सयूवी है, ये 1500 सीसी का इंजन है, वो 17-18 का एवरेज देती है। ठीक है ना। अगर हम 5.5 लीटर का ले लेंगे तो 15 या 45, 4 महिंद्रा एक्सयूवी आ जाएंगे एक बीएमडब्ल्यू में। तो आप इसी का अनुमान निकालो, 17 का दे रही है तो उसका 4 गुना कम कर दो, उसका 1/4 कर लो, 4-5 का एवरेज देगी वो। तो आएगा समझ में, इतना महंगा फिर हम लोग झेल नहीं पाते हैं। एक बाइक को चलाने का फ्यूल सेल का खर्चा 7 से 8 रुपए किलोमीटर आता है। हम तो प्लेटिना ढूंढते हैं 1 रुपए पर किलोमीटर खर्चा दे, वो तो लोग प्लेटिना भी छोड़ो तो ये उस पर आगे इलेक्ट्रिक बाइक पे एवरेज एवरेज है उसका तो। ठीक है ना। तो ये चीज है, तो डेली लाइफ में इसको यूज करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बाकी बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, कुछ भी वेस्ट नहीं है इसमें। बनने वाला जो प्रोडक्ट है पानी, वो भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंट सेल है, इको फ्रेंडली है, सब कुछ अच्छा है इसका। है लिमिटेशन, लिमिटेड क्वांटिटी हम तरह समझे। नहीं नहीं, खूब सारा है, बस थोड़ा महंगा है इस चक्कर में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है ना वो महंगा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाने का खर्चा है, इस चक्कर में इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। डीजल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। अभी आजकल क्या कर रहे हैं पता है लोग, चतुराई देखो उनकी, डीजल से जनरेटर चला करके क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। उस बिजली से बैटरी गाड़ियां चार्ज हो रही हैं। मतलब उस डीजल से आप डायरेक्ट गाड़ी चला लो ना, डीजल के जनरेटर से तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियों को चार्ज कर रहे हो, फिर साहब ईवी व्हीकल चल रहे हैं हमारे पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन तो तुम कर चुके पहले, तो या तो कोयला जला करके तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, या डीजल जला करके या सीएनजी को जला करके बिजली बना रहे हो, तो ये कोई फायदेमंद नहीं है। हाँ हाइड्रोस्टेटिक प्लांट है ना वो, हाइड्रोलिक प्लांट, वो बढ़िया है। नदियों के ऊपर बांध बना लो, बांध पे पानी बिजली बनाओ, उसमें कोई खर्चा नहीं है, वो ठीक है। पानी बहता है तो उससे टरबाइन घूमेगा, बिजली बनती है। तो ये हाँ, चलो लिख लो भाई, फ्यूल सेल में द सेल विच कन्वर्ट
द सेल विच कन्वर्ट chemical energy into the cell which convert chemical energy into heat and electric energy. The cell which convert chemical energy into heat and electric energy are called, क्या कहेंगे? Heat and electric energy are called fuel cell. Are called fuel cell. Okay. नहीं रिचार्जेबल नहीं. हाँ लिखिए इसमें लाइन चेंज करके. इन दिस सेल porous graphite electrode. In this cell porous graphite electrode used as a anode and cathode. Porous graphite electrode used as a anode and cathode in which platinum powder used as a catalyst. Platinum powder used as a catalyst. ठीक है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगले से. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन pass through the anode and cathode chamber. Hydrogen and oxygen pass through the anode and cathode chamber. Anode and cathode chamber. And NaOH or KOH. NaOH or KOH used as a electrolyte between both electrodes. Used as a electrolyte between both electrodes. Then oxidation at anode and reduction at cathode takes place. Oxidation at anode and reduction at cathode takes place when cell used in the circuit. When cell used in the circuit. क्या होता है? जो कैटलिस्ट होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. इसका काम सिर्फ इतना ही है. अभी जो हम प्लेटिनम लेंगे उसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि वो क्या काम करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा एक सरफेस प्रोवाइड करके. देख लेते हैं इसका डायग्राम. क्या हाँ यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम. ये दोनों पोरस कंटेनर होते हैं. पोरस जानते हो? छेद हो रखे होते हैं इसमें. ठीक है. अब इसमें क्या है? दोनों तरफ से गैस भेजी जाएगी. कौन सी? एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से ठीक है. यहां से हमने हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन बीच में क्या भर रखा है? NaOH. ये बंद कर दिया.
ये आपके पोरस कंटेनर हैं दोनों, छेद वाले, जालीदार हैं। ये पोरस कंटेनर है, बीच बीच में लगे हुए हैं। इनके अंदर क्या है? ग्रेफाइट प्लस पीटी पाउडर। ग्रेफाइट है और प्लेटिनम, दोनों में सेम है। ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे यहाँ पे। ग्रेफाइट के ऊपर वो जो प्लेटिनम ब्लैक वाली ग्रेफाइट का पाउडर है, बीच बीच में उसमें प्लेटिनम है। ये कह सकते हैं ग्रेफाइट प्लेटिनम पाउडर को मिलाकर के इसके अंदर भर दिया है। ये जालीदार पाइप है। कैसे जालीदार क्यों है? ताकि यहाँ से जो गैस भेज रहे हो ना, वो इसमें से निकल के अंदर तक चली जाए। अगर वो बंद होगा तो पार नहीं हो पाएगी। रिएक्शन क्या होगी इसकी, देखिए। एनोड पे क्या रिएक्शन है? एनोड पे कौन जा रहा है? हाइड्रोजन जा रहा है। एनोड पे कौन जा रहा है? हाइड्रोजन। कहाँ जा रहा है? एनओएच। तो H2 इस OH नेगेटिव से मिलके क्या बना लेगा भाई? 2H2O। और निकलेगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कैथोड पे, कैथोड पे क्या है? ऑक्सीजन। वो भी कहाँ पहुंच रही है? उसी बीच वाले चैम्बर में, जिसमें पहले से क्या बन चुका है? तो ये जो ऑक्सीजन है वो आने वाले इस H2O से मुलाकात करेगी और एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 4। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, तो बन जाएगा 4OH नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन काम कितने आए? 4। और यहाँ कितने निकले हैं? क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या करोगे आप बताओ? क्या रिएक्शन बनेगी अब? अबे कहाँ से आ गया तू? अरे तू ही आ जा, हट जाए ऐसे। 2H2 प्लस कितने, कितने OH? 4OH नेगेटिव है, मिलके 2H2। 4 और 4 8। क्या बनेगा भाई? 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सही है। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O से 2H2O कट गए, 4OH से अब क्या बचा तुम्हारे पास? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। इससे ज्यादा इजी सेल रिएक्शन कोई नहीं पड़ी होगी आपने, है ना? पढ़िएगा। तो ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। एनोड पे क्या हुआ? हाइड्रोजन गया, NaOH से रिएक्शन करी, H2O बनाया। वो H2O कैथोड पे यूज हो रहा है। ये आपका एनोड है। एनोड कैसा होता है? और ये पता है सबको, क्योंकि बाकी साइन कन्वेंशन तो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ही है। इसका बनने वाला जो H2O है ना, वो यहाँ से बाहर निकलेगा और इस H2O को आराम से ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करें। ठीक है। सोडियम NaOH, यहाँ पे जो OH हमने यूज किया, यहाँ पर OH बन गया, वो OH फिर से Na से मिलकर NaOH बना लेगा। काम बंद थोड़ी हो गया, ये तो हमेशा चलता रहेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पोटेंशियल कभी कम नहीं होगा और कितने भी समय तक आप इसे चला सकते हो। इट इज अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास करते रहोगे तब तक आपका काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये एक बार भरना है और ये खराब नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है, इसमें बन रहा है। इसीलिए जितना खर्च होगा उतना प्रोडक्शन हो जाएगा। आपका NaOH सिर्फ वन टाइम लेना है, उसके बाद तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेचते रहो और गाड़ी चलती रहेगी। अब रिएक्शन बंद करनी है आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सप्लाई बंद कर दो, रिएक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है ना?
ये यूज होता है। अब तो वैसे भी ऑटोमोबाइल्स में कर रहे थे इसे, लेकिन महंगे होने की वजह से बदल रहे हैं। अब आजकल हाइड्रोजन की जगह पे मीथेनॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इथेनॉल सस्ता है ना? नहीं, बहुत कम, बहुत माइन्यूट सा है, मतलब डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत कम है, सीएनजी से भी कम है। एक ही तो कार्बन है मीथेनॉल में, सीएनजी में तो फिर भी 4 कार्बन है। तो ये 3 तरीके से यूज हो रहा है ना। क्या क्या है? एक तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और तीसरा बनने वाला प्रोडक्ट आपका वाटर है, जो आपको यूजफुल प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। क्या एडवांटेज होगा? हाँ, तो लिखिए, these are maximum efficient cell. These are maximum efficient cell whose efficiency is approximate 70 to 80%. Whose efficiency is approximate 70 to 80%. अगला क्या बेटा? नेक्स्ट होगा these are eco-friendly cell. These are eco-friendly cell which does not left any residue. These are eco-friendly cell which does not left any residue. Does not left any residue. Next, these are continuous source of energy. These are continuous source of energy. मतलब आप हमेशा इससे करंट पा सकते हैं, हमेशा चलता रहेगा। जब तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेचते रहो तो काम चलता रहेगा। गाड़ी चलती है ना ऐसे, गाड़ी की टंकी में जब तक डीजल पेट्रोल रहेगा तब तक गाड़ी चलती रहती है, अगर खराब नहीं होती है तो। ठीक है ना? तो ये है, तो लिखिए आगे। दे प्रोड्यूस H2O एज अ प्रोडक्ट। They produce H2O as a product, that is important substance. That is important substance. और क्या? इको फ्रेंडली बताई थी आपको, इको फ्रेंडली है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, कोई रेजिड्यू छोड़ता नहीं है, यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, इतने ही फायदे बहुत हैं। नहीं, H2O सोडियम कहाँ रिएक्शन करेगा? वो तो सोडियम अकेला मेटल थोड़ी ना, सॉल्ट है। हाँ, लेकिन बेटा इसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट, मतलब लिमिटेशन कह सकते हैं। ये तो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो क्या डिसएडवांटेज होगा इसका? इट इज वेरी कॉस्टलियर सेल। इट इज वेरी costlier cell, that's why cannot use in daily life. It is very costlier cell, that's why cannot use in daily life. Okay, और सुनाओ। बढ़िया है। सेल आपके सारे खत्म हो गए। आपको गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ड्राई सेल, मरकरी सेल, निकल कैडमियम, लेड स्टोरेज, फ्यूल सेल, हर किसी तरह के सेल की पूरी पूरी जानकारी है ना? और
और तो बढ़िया है। हम्म कौन सा रह गया? कोरोजन। लास्ट टॉपिक हमारा कोरोजन। लिख लीजिए हेडिंग, खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा, कोरोजन। कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या होता है कोरोजन? जंग, लड़ाई वाली जंग। जंग तो केवल आयरन को लगती है बेटा, कोरोजन तो किसी भी मेटल का होता है। तो लिखिए, ईटन अप ऑफ द मेटल, eaten up of the metals by the air and moisture. Eaten up of the metals by the air and moisture is called, eaten up of the metals by the air and moisture is called corrosion. Eaten up of the metals by the air and moisture is called corrosion. ठीक है? In this process, metal form. In this process, metal form oxide. Metal form oxide और सल्फाइड और कार्बोनेट। मेटल फॉर्म ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, etc on its surface, on its surface। ठीक है? they have different color of these compound, they have different color of these compound। बेटा आयरन के ऊपर क्या बनता है पता? Fe2O3 डॉट XH2O। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रस्ट कहते हैं। कैसा कलर होता है इसका? इसका कलर ब्राउन कलर होता है ना। एजी सुन रहे हो? क्या बना रहे हो तुम? Ag2S बनता है। सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। सीयू क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। एल्यूमिनियम भी कोरोड होता है, पता है आपको? Al2O3 बनता है, लेकिन एक बार होता है, एक लेयर बन जाएगी, उसके बाद उसका कोरोजन रुक जाता है। ये कैसा होता है? ऑफ वाइट होता है। तो है एक्चुअली इंसुलेटेड लेयर होती है। इंसुलेटेड लेयर होगी तो एक बार लेयर बन गई, अब बाहर से उसका कांटेक्ट खत्म, बाहर से कांटेक्ट खत्म तो कोरोजन रुक गया। सब पे होती है। आप घिस घिस के रोज साफ कर रहे हैं तो रोज बन रही है। जैसे बहुत सारे होते हैं ईंट लेकर के जबरदस्ती घिस्सा मार दो, तो घिस्सा तो है ही, और इसी तो घिस्सा है। ओके, धीरे धीरे इसका ऊपर से लेयर हटाते जाते हो आप। ऐसे करके जो भी मेटल बनते हैं, जो कोरोज होते हैं, वो अपनी सरफेस पे कोई ना कोई लेयर बनाते हैं। या तो वो ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा, कार्बोनेट होगा, ऑक्साइड होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, लिख लो इनको। XH2O, एक्स का मतलब जितना मॉइस्चर होगा ना वो सफिशिएंट है। जरूरी है कि हमारे पास पर्टिकुलर इतने मॉलिक्यूल होंगे तभी कोरोजन होगा। बस नमी मिल जाए काम पे लग जाते हैं। कोरोजन एक हार्मफुल फिनोमिना है जो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी वजह से ब्रिज वगैरह कोलैप्स हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, है ना? हाँ, तो बस ये अलॉय से बनी है। ये हो गया। अब हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मैकेनिज्म ऑफ
रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है क्या होता है रस्टिंग में? आपका जो मेटल है ना, इसके ऊपर डिपॉजिट होती है क्या? इम्प्योरिटी। आपने मेटल ले लिया, वो गंदगी में डाल दिया है, मिट्टी जम रही है, कूड़ा जम रहा है, कचरा जम रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटल है वो तो करेगा एनोड का काम, और ये जो इम्प्योरिटी है ये तुम्हारे कैथोड का काम करेगी। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टेबलाइज हो गया इसमें। अरे गंदी क्या, पानी है, पानी सबको गुड कंडक्टर बना देता है। मिट्टी जमा दे, उसमें पानी डालता रहे, गुड कंडक्टर हो जाएगा। पानी में करंट आता है कि नहीं? उसमें आयंस मिल जाते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है, तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है। तो ये एनोड है और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। आपको पता है एनोड धीरे धीरे डिके होता है और कैथोड धीरे धीरे मोटा होता है। याद है आपको? पूरा प्रोसेस मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में बता रखा है। एनोड धीरे धीरे डिजोल्व होकर सॉल्यूशन में जाता है, कैथोड धीरे धीरे थिक होता चला है। तो प्रोसेस क्या होगा, एनोड आयरन का बना हुआ है आपका, और ये इम्प्योरिटीज है। तो इम्प्योरिटी कैथोड है, एनोड आयरन है। तो क्या रिएक्शन होगी इसकी? आपका जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज होकर के Fe2+ बना लेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कहाँ पे है ये? आयरन पर। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? आयरन पे। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? पानी है ना, एटमॉस्फेयर में पानी है और CO2 है, मिलके क्या बना लेते हैं ये? H2। ये H2CO3 आयनाइज्ड हो जाएगा किसमें? 2H पॉजिटिव और CO3 2। Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। H2CO3 डिसोसिएट हो गया 2H पॉजिटिव और CO3। ये जो H पॉजिटिव है ये आपका कैथोड की रिएक्शन संपन्न कराएगा। क्या? 2H पॉजिटिव क्या करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 लेगा तो फिर हमें 4 4H पॉजिटिव एक O2 से मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गए, क्या बन गया? आई बात समझ में? ओवरऑल रिएक्शन बनाना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन निकले कितने थे? ये तो इतनी तो बैकग्राउंड रिएक्शन है बेटा। ये एनोड पे ये हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 निकले, यहाँ पे काम कितने आ रहे हैं? 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 2 ये। ओवरऑल ऐड करो, बताओ क्या बन रहा है? 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव O2 प्लस इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट ही जाएंगे। ये इधर क्या बचा? 2 तो नहीं है, 2Fe2 पॉजिटिव और 2। ये जो बना हुआ है यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव और H2O, ये फर्दर रिएक्शन करेगा भाई। Fe2 पॉजिटिव इस ऑक्सीजन और इस मॉइस्चर को कुछ ये मिल गया, कुछ एटमॉस्फेयर से ले लेगा, लेके क्या बना लेता है भाई? ये Fe2O3 डॉट XH2O, जिसे अपन रस्ट कहते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आई आपको? क्या हुआ? रस्टिंग केवल तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर कोई गंदगी जम रही होगी। अगर आप आयरन आर्टिकल्स को साफ करते रहेंगे तो ये पॉसिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कैथोड की रिएक्शन नहीं होगी। कैथोड की रिएक्शन नहीं होगी तो ये फर्दर कोई काम होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या क्या चाहिए हमें कोरोजन के लिए, रस्टिंग के लिए? एक तो इम्प्योरिटी चाहिए, इसके ऊपर गंदगी, चीजों को गंदा रखना पड़ेगा अपने को। एयर और मॉइस्चर, मॉइस्चर भी मिलना चाहिए और एयर भी मिलनी चाहिए, तब जाकर के रस्टिंग हो पाती है, और काफी स्लो प्रोसेस है, समझे? अब इसमें एक जो पॉइंट आपका जो फोकस करने वाला है वो क्या है कि यहाँ पे कैथोड पे यूज क्या हो रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एसिड प्रोड्यूस करते हैं,
कौन? इसका मतलब जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, यानी कि मीडियम जितना ज्यादा एसिडिक होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अगर आपने मीडियम बेसिक कर दिया तो वो जो बेस है वो जो बेस है वो इस H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, आपका कोरोजन रुक जाएगा। तो कोरोजन इज फास्टर इन एसिडिक मीडियम व्हाइल स्लोअर इन बेसिक मीडियम। हाँ, एसिड में डालें कोरोजन फास्ट हो जाएगा, और क्या बहुत जल्दी होगा। आप देखिए जितने भी स्टील के टैप आते हैं सब पे लिखा रहता है डू नॉट यूज एसिड और सोप और डिटर्जेंट। स्टील के जो टैप आते हैं घर में एसिडिक भी होते हैं, डिटर्जेंट, सोप नहीं डिटर्जेंट। और जो क्या कहते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो वो क्यों यूज करने को मना करते हैं कि अगर आप एसिड से साफ करोगे ना टैप को तो मेटल का कोरोजन और फास्ट हो जाएगा। ऐसा है ना, सोप जो होते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। कोरोजन फास्टर किस में होगा? एसिडिक में। तो अगर आप पेंट कर देते हैं तो क्या होगा? कोरोजन रुक जाता है, क्योंकि जितने भी पेंट होते हैं सब बेसिक होते हैं। और दूसरी दो बातें हैं, एक तो पेंट बन गया एयर से लेयर ऑफ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लो और कल इसके प्रिवेंशन मेथड और रह गए वो कल देख लेंगे बस।